Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज फिल्म, किताब और लोग में हमारा सेगमेंट है लोग, और आज के लोग हैं लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी अहलिया एडवीना माउंटबेटन। कैसे हैं आप? मैंने तो कुछ गलत नहीं बोला। ए लो, ये तो मेरी एम्बैरेसमेंट है। मैं तो इसके साथ कहीं आती जाती भी नहीं हूँ। आप सुनाइए, कैसे हैं? मेरा खावन इतना बुढ़ा क्यों बना दिया? बस इनके बाल बहुत जल्दी सफेद हो गए थे। वैसे इन दोनों की उम्र में सिर्फ 1 साल का फर्क था, लेकिन आप 1960 में दुनिया से रुखसत हो गई और मौत की वजह बताएगी कसरत तंबाकू नोशी, और आपकी जिंदगी का सिलसिला चलता रहा 1979 तक। एक ही खान ना मरे ने जी। ये बस समझ लें गोली खाने से मरे हैं। इनकी कश्ती को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। ये फिशिंग कर रहे थे, कोई मच्छी पाट गई होनी है। इनको IRA ने मारा था, और ये कहकर कि आपको पता चले कि दुख और दर्द क्या होता है, कि रॉयल फैमिली को एहसास होना चाहिए कि हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई। और दूसरा, ये भाई साहब बहुत बदजबान थे। इन्होंने कुछ अरसा पहले तकारीर का सिलसिला शुरू कर दिया था और बहुत क्रिटिसाइज करते थे। ये बहुत इंतहा पसंद वाक़े हुए थे अपनी हर चीज में, देखने में बहुत ग्रेसफुल, हैंडसम। यानी 47 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनी हिंदुस्तान का वायसराय लगा दिया गया आपको। अवाइले जवानी में मौसूफ इश्क कर बैठे, और वो भी अपनी एक कजन के साथ। वो बेचारी इनकलाबे रूस में कत्ल होगी, उसके फिराक में शायरी भी करते रहे, मौसीकी भी सुनते रहे, बाजा भी बजाते रहे। अवाइले जवानी में ये जरा मशकूक भी रहे हैं सर। हाँ, लेकिन इनके इस डार्कर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी को हम आज यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। भाई से क्या बात है? मैं किसी से नहीं डरता हूँ, कर लो डिस्कस। अबे कमाखत मारे, मैं तो डरती हूँ ना। डिस्कस मत करना यहाँ पे। बस क्या बताऊँ आपको, सच्चा प्यार नहीं मिला मुझे। 6-7 तो आपके अफेयर्स मशहूर हुए, अभी तक आप कहती हैं सच्चा प्यार नहीं मिला। ये तो इस कदर दिल फेंक वाक़या हुई थी। तौबा तौबा तौबा। मतलब इनकी बेटी पामेला ने इनके बारे में कह रखा है कि शी इज अ मैन ईटर, क्योंकि इनके 2-3 चाहने वाले भयक वक्त अल्लाह को प्यारे हो गए थे आगे पीछे। मनहूस भी हैं। सही कह रहा हूँ, लगती नहीं है भाई। वैसे आफ्ताब, असल बात कुछ और है जी। इनका असल मुआशका तो जवाहरलाल नेहरू के साथ था। ये कौन है अल्लाह मारा? जाके से ग्लूकोज लगवाओ, गड़े मुर्दे खा रहे। ये खुद एक गड़ा मुर्दा है। नहीं नहीं, बात तो बिल्कुल ठीक है। जवाहरलाल वाला भी तो मामला था ना आपका। फिर से घूमिए। अबे कमाखत मारे, छोड़ दे, चक्कर आ रहे। ये माउंटबेटन पंगोड़े वाला भी। अच्छा, इसके बारे में कहते हैं कि अब दरोग बर गर्दन रावी। मैं ये डिस्कस नहीं करना चाहता था, लेकिन इंडियन हिस्ट्री का ये बड़ा अहम चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर को जबरदस्ती बंद कर दिया गया था। जवेद साहब तो पैरन वो सीटा बनी है। ये होट पहनते हैं। जी जावेद साहब, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि इस चैप्टर को जबरदस्ती क्लोज कर दिया गया था। इसमें कोई शक नहीं कि जबरदस्ती इस मामले पर पर्दा डाला गया, और फिल्में, ड्रामे, किताबें, जो जो कुछ इस हवाले से कहा जा रहा था, किया जा रहा था, उसे छुपाने की कोशिश सरकारी तौर पे होती रही है। और इसकी वजूहत बहुत ऑब्वियस है। ये ना सिर्फ हिंदुस्तान का एक बड़ा पर्सनल सा मामला था, बल्कि कांग्रेस के हवाले से तो ये मामला पर्सनल से भी एक स्टेप आगे की बात थी। चुनांचे इसको दबाया जाता रहा। मैं इसे तारीख हिंदुस्तान का इश्क ममनू करार देता हूं। लेकिन सर, एक और मामला भी तो है जी। इसी इश्क की वजह से मुसलमानों के मामलात को इनकम्प्लीट छोड़ा गया और हिंदुओं को ज्यादा फेवर दी गई। सर, यह भी कहा जाता है, और एक और इससे भी ज्यादा खतरनाक, काबिल एतराज और शर्मनाक बात यह है कि इस ताल्लुक को, इस माशके को, अगर ये था तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मौसूफ खुद देते रहे। अरे देखिए वजह से, इसकी वजह यह थी कि मौसूफ चूंकि बड़े जासूस सिफत इंसान थे, वो इंडियन पॉलिटिक्स की जासूसी अपनी बेगम के जरिए करवाते थे। अच्छा जी, डचेस मारिया। क्या याद करा दी आपने? मेरे से एक और थप्पड़ खाओगे तुम? वो मर गई, क्यों याद करते हो उसे? तमाम उम्र उसकी फोटो अपने पास रखी मौसूफ। ये फोटो दिखा के पैसे भी मांगता रहा सर। सर, एक सवाल है। जी जनाब। हम तो यहाँ शो करने आए हैं। वो मोटा है थे, मजनू होना है। आजकल बड़ा हिट जा रहा है इसका आइटम। इसने पिछले हफ्ते शोले का जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है, उसने इसे अमर कर दिया। पता नागी साहब ये बह के आए ने।
अच्छा जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी बहुत मजा आया। ये तो राजी है, कंटीन वाले तौबा कर रहे हैं। अच्छा बहुत खुश होवे ना तो कंध भी ढा दिंदा है। ओ यार देखिया बोले आन समझा है मार खा लेनी। मुझे कह रहा है इन्हें समझा ले। अच्छा तू उधरों मार खा लेनी हूँ। और तुमने ये कहा था नहीं तू ही बड़े पियो मुर्शद क्या हुए? तो वो बड़ा नहीं है तुम्हारा पीरो मुर्शद नहीं? नहीं वो रोटी ले आके आंदा ही मेरे लिए ट्रक च हम सभी को बात कर लीजिए कि हम जाएं यहाँ से। आप जाए यहाँ से। तुम जाओ, मैं तो यहीं बैठूंगी। उन्होंने बैठे रहने उन्होंने जो सच्चा प्यार नहीं मिले। मैं ठीक कहती हूँ ना, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। ए मोटे दे बारे की ख्याल है ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹਨੂੰ नागी साहब कितने अच्छे हैं। ਤੁਸੀਂ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਬੁਲ ਮਰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਆਪਣੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। अरे ये थले लगा सी बहुत ज्यादा। बहुत डरता था बीवी से। वो क्यों? इसलिए कि जब इनकी शादी हुई 1922 में तो मौसूफ की सालाना सैलरी 610 पाउंड थी, जबकि ये उस वक्त 2 मिलियन पाउंड्स की मालिक थी। तेरे 10,000 एकड़ और 4 पैलेसेस हैं। और 12 अफेयर्स भी हैं, वो नहीं बताया तुमने। सर नेहरू तो इनकी मोहब्बत है पागल होया। हालांकि पागल होना बनता नहीं था। इनकी वफात पर 1960 की बात है, मलेशिया में हुआ करती थी उस वक्त, एक मलेशियन आइलैंड पे इनका कयाम था। ये कुछ सोशल सर्विस में पड़ गई, बहुत सारे काम किया करती थी, तो वहीं इनकी वफात हुई। तो नेहरू साहब ने इंडियन नेवी के 2 डिस्ट्रॉयर्स शिप्स भेजे। वाह करने वास्ते जी? नहीं, सलामी देने के लिए। वो क्या थी फिल्म जो इनके ऊपर बन रही थी? इंडियन समर इनके ऊपर बन रही थी, जो रुकवा दी गई। वैसे एक बात तो बताइए, ये अफेयर्स के खिलाफ क्यों हैं आप? अफेयर्स के? हाँ? वो 1-2 के खिलाफ हैं, 12 के खिलाफ नहीं। और आपका एक अफेयर बस कंडक्टर के साथ भी था। एक सब्जी लेना, एक पेंशन लेना। अच्छा जी, एक सीरियस सवाल, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? पूरा हिंदुस्तान से बड़ी कौम है ही नहीं दुनिया में। अच्छा, ये फजूल किस्म के अल्फाज इस्तेमाल लफ्ज जो मर्जी इस्तेमाल करना, लेकिन कौम ये है। हिंदुस्तानी ऐसे ही नहीं। उत्तर तुम भी हिंदुस्तानी हो, मैं इस खित्ते की बात कर रहा हूँ। अबू तेरे अबू ने ये फजूल बात आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि इन्हें जिस काम पे लगाओ ये लग जाते हैं। इन्हें जो बात बताओ उसमें यकीन कर लेते हैं। दुनिया भर का लालच और खौफ इनमें कूट के भरा हुआ है। अब बताओ ये कौन नहीं तो और क्या है? यार आपके मुंह से बहुत बुरा लगता है, ना कहें तो तुम उस पर टी लगा देना। किसके ऊपर? सर ये जेडे लॉर्ड साहब ने ए बतौर वाइसराय की हो जैसी मीडियोकर था। किसी भी तरह से कोई बहुत बड़ा काम, ये तो तारीख का हिस्सा सिर्फ इसलिए बन गया कि उस वक्त कॉलोनियल राज खत्म हो रहा था। ये हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर की सेरेमनी में चूंकि शामिल था, आखिरी गवर्नर जनरल ये था, इस वजह से। अदरवाइज इससे कई गुना ज्यादा कैपेबल और फहमो फिरासत वाले लोग यहाँ पर वाइसराय होके आते थे, और ये आना भी नहीं चाह रहा था। बड़ी कम उम्री में, मैं तो समझता बड़ा खलंडरापन था इसका, कि एटली ने जरा मजबूर किया इसे, प्राइम मिनिस्टर ने, कि नहीं तुम जैसा बंदा चाहिए, बड़ा इंप्रेसिव, रॉयल फैमिली का, ब्लू ब्लड, तुम्हें जाना चाहिए। तो इसलिए ये आ गया यहाँ पे। ये तो सैर सपाटे करने, यशियां करने आया था। तो सर पाकिस्तान के हक में इसे अच्छा क्यों नहीं समझा जाता था? और पाकिस्तान के हक में इससे काफी नाइंसाफियां सरजद हुई, और उसकी वजूहात लातादाद है कि पर्सनल रिलेशंस इंडियन लीडरशिप टॉप ब्रास के साथ ज्यादा थे। इसकी को बहुत ज्यादा कायदे आजम के साथ बनती ही नहीं थी, और वहां पर तो 3-4 टियर्स थे लीडरशिप के। मतलब गांधी मौजूद थे, जवाहरलाल मौजूद थे, वल्लभ भाई पटेल थे, फिर अबुल कलाम आजाद थे, एक से एक बढ़कर बहुत बड़े बड़े स्टालवर्ट्स। इस तरफ सिर्फ कायदे आजम थे तो जरूर लोग, लेकिन वो कुछ ज्यादा एक्सेल नहीं करते थे, और कायदे आजम को बाईपास भी कोई नहीं करता था। कायदे आजम के साथ इनके शख्सी मसाइल थे। कायदे आजम को इसने हमेशा मरूब करने की कोशिश की, यानी कायदे आजम थोड़े से इसके नीचे लगे रहे, लेकिन कायदे आजम और तरह के आदमी थे। मौर्रिखीन ये तक लिखते हैं कि कायदे आजम ने जब इसकी पेशकश ठुकरा दी, इसने रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ देर के लिए, ट्रांजिशनल पीरियड के लिए, गवर्नर जनरल मुझे रहने दें। जैसे इंडिया ने बना दिया है, आप अपना गवर्नर जनरल भी मुझे रहने दें, तो मैं इतनी अथॉरिटी, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी मेरे पास होगी, मैं बहुत सारे मामला, तकसीम के इश्यूज, हदबंदियों के इश्यूज, पानी के इश्यूज, और ये जो मैस एक्सोडस थी, जो बेपनाह हिजरत थी, बहुत बड़ी हिजरत, और फिर सेटलमेंट, जिसको सेटलमेंट कहते हैं, फिर आपके अकाउंट्स, आपके फंड्स, आपके एसेट्स, उन सारे मामलात पर मैं आपकी मुआवनत करूंगा, हेल्प करूंगा,
अगर ये अथॉरिटी सारी की सारी मेरे अंदर रखेंगे आप, क्योंकि हम उधर से एक चिट्ठी भेजेंगे, आप इधर से जवाब देंगे, इसका जवाब आने में फिर आने में मेरे ऑफिस में रहेगा तो सारा मामला आसान रहेगा। लेकिन कायदे आजम को समझाने वालों ने कुछ ऐसा मशवरा दिया कि ये हमारे हक में नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है ये इसी बहाने तकसीम को डिले कर दें और पाकिस्तान की कॉज को, ये जो बंटवारा हो रहा है, जो अलहदगी हो रही है, इसकी कॉज को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। तो कायदे आजम ने डिक्लाइन कर दिया। ये बार बार खत लिखता रहा, मैंने वो खतूत भी पढ़े, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस आपस में, तो ये इंसिस्ट करता रहा। जिस तरह से ये परसिस्टेंस इसकी देखकर शक पड़ता था कि ये इस कदर मरा क्यों जा रहा है, तो क्या वजह इतने बेसब्रे क्यों हो रहे थे। ये गवर्नर जनरल बनना बहुत जरूरी था तुम्हारे लिए। नहीं बनाया ना गवर्नर जनरल कायदे आजम ने, और तमाशा तुम्हारे सामने है। इसे आपस की बात है, कायदे आजम को इसकी बात मान लेनी चाहिए थी। ये मुआ ठीक कह रहा था। बस क्या बताऊं, सच्चा प्यार नहीं मिला मुझे। ओहो, सारे नो सच्चा प्यार दा दिवाओ, ये जंदराके नहीं आंदी। आपके पास कोई मीठी चीज पड़ी है? क्यों? जवेद साहब की शुगर लो हो रही है। वो बार बार मैंने इशारा कर रहे हैं। ये अंकल तो मुझे गांधी जैसे लगते हैं। वो गांधी जैसा, ये नेहरू जैसा, टिक भी जाओ कहीं तुम। अच्छा मैं कैसा लगता हूँ? वो तो वल्लभ भाई पटेल लगता है। ये कौन सी क्लास तक आपके साथ थे? मैट्रिक तक मेरे साथ थे, हम इकट्ठे थे। मैट्रिक तो बाद चील चौके लगे। फिर ये FC कॉलेज आ गया, मैं गवर्नमेंट कॉलेज चला गया। उसके बाद फिर ये मुल्क से बाहर चले गए थे तवील अरसे। तुसी बाहर जहाज ते गए सो? आपने साइंस रखी थी क्या आर्ट? साइंस। तुसी डॉक्टर बनना चाहते सो? ये बनना डॉक्टर चाहते सन, बैठे बैठे सिरिंज बन गए। अच्छा तेन की बनने का शौक सी? वो कल्ला काफी नहीं सी, हुण तू भी तंग करना शुरू करता है। अच्छा, और बांह तो नहीं फड़नी, बांह निकल भी जाती है। इनकी स्माइल कितनी प्यारी है। लो जी, सच्चा प्यार मिलने लगा जी। कभी आपको किसी से मोहब्बत हुई हो? क्यों नहीं हुई होगी, जरूर हुई होगी। ये सवाल है पूछने वाला। अरे उन्होंने जवाब दे दे हो ने। हाँ जी, दे दें जवाब। यार ये जाती मामला है मेरा। हाँ, ये जाती यही मैं कह रहा हूँ, पर्सनल है। तर साडे कोल हर पर्सनल गल पूछ लेंदे ने। अच्छा, मैं ते इन्हां नूं ओ गल भी दस चुके जेड़ी दस्सण वाली नहीं सी। वो कौन? उस गल दी वजह तो डिप्रेस फिर रहे ने। अच्छा तुसी कदी मोहब्बत च ब्लेड मारे ने? क्या तरीके से गा रही हो? उन्होंने दी बांह एक ब्लेड वाली है। और कभी मोहब्बत में आपको धोखा मिला हो? अच्छा, कोई लड़की डर दे हमारे यहाँ मोहब्बत किसी कर दे? वो क्यों? ये तो केस मेरता ही ना पाए। We'll take a break. Stay with us. अच्छा, लड़ाई हो रही है, अचानक मेरा ध्यान पिया। किस पे? मैं कहा जिमी दा विच है ही कोई नहीं। किधर चला गया? ये ट्रक ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਬੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ। और फिर वो बाइक कल्ला सी ते मैं कल्ला सी। ਉਹਨੇ सड़क ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਿਆ। अच्छा, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਛਡਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਘਟਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। वेलकम बैक। रात आज का गाना हमने फिल्म जाल से लिया है। निहायत लाजवाल कंपोजिशन SD बर्मन की, लिरिक्स हैं साहिर लुधियानवी के, गाया हेमंत कुमार ने, पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। सोई सोई चांदनी पेड़ों की शाखों पे, तेरे ख्यालों में खोई
खोई चांदनी और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बहार की फिर कभी ना आएगी। तो एक पल और है ये समा सुन जा दिल की दास्तां। लहरों के होंठों पे लहरों के होंठों पे धीमा धीमा राग है। लहरों के होंठों पे भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है। इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले। खुलने दे अब धड़कनों की ज़बान सुन जा दिल की दास्तां। जाती बहार है जाती बहार है उठती जवानियां। जाती बहार है तारों की छाँव में कहले कहानियां। एक बार चल दिए गर तुझे पुकार के लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। एक बार चल दिए गर तुझे पुकार के लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। आजा भी जिंदगी है जवां सुन जा दिल की दास्तां दास्तां दास्तां। ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक। पतिनो हज़रात, हमारा सेगमेंट है एक तवील अरसे बाद मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में सबसे पहले एक सवाल। आफ्ताब साहब, आजकल आपके नाम से मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट से बयानबाजी हो रही है, क्या ये सब आपके जेन्युइन अकाउंट्स हैं? तो हुजूर, मेरी गुजारिश ये है कि इनके साथ मेरा दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं। मेरा एक ट्विटर अकाउंट है जरूर, और मैं ख्वाहिश भी रखता हूं कि वक्तन फक्तन ट्वीट करता रहूं, लेकिन जो चीज आड़े आती है वो वक्त है, वक्त की किल्लत। तो इसलिए मैं चाहते हुए भी इस अकाउंट को फंक्शनल नहीं करता। एक और अहम बात इस हवाले से ये कि ट्वीट करना ज्यादातर उन लोगों का मसला होता है जिन्हें कोई प्लेटफॉर्म मैसर ना हो, जो ऑलरेडी हफ्ते में 4 दिन आपके साथ हम कलाम होता है, बोलता है, चलता है, गपशप करता है। तो ये शानदार फोरम जब अवेलेबल है तो इसकी मौजूदगी में इनफैक्ट मुझे ट्विटर की कोई ऐसी यूटिलिटी महसूस नहीं होती। अलबत्ता ये जो 8-10 अकाउंट्स मैंने भी देखे हैं, बड़े रंग बिरंगी मेरी तस्वीरें उठाकर लोगों ने वो लगा रखे। ये लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है कि मैं ये बात कह रहा हूं या मुझे ये बात कहनी चाहिए, लेकिन बाज बातें इंतहाई मुतनाज़ा, मसलन ये कि जनरल कमर बाजवा को फौरन टेक ओवर कर लेना चाहिए, ये बात तो मेरा ख्याल है कमर बाजवा साहब को खुद बड़ी नापसंद होगी। तो मेरे नाम के साथ मंसूब करते हुए कि ये कौम डंडे के बगैर सीधी नहीं हो सकती। अब बात ये बड़ी हद तक दुरुस्त है, लेकिन अल्फाज का चुनाव वो फर्क डाल देता है। मैंने ये ना कभी चाहा और ना कभी चाहूंगा कि डंडे का इस्तेमाल करके इस कौम को ठीक किया जाए,
और दूसरा ये आपकी गलतफहमी है कि डंडा सबसे अच्छा फौज के पास है। यकीन कीजिए अगर सबसे अच्छा डंडा फौज के पास होता तो अब तक हम नॉर्वे, स्विट्जरलैंड बल्कि जर्मनी बन चुके होते, क्योंकि हमारे ऊपर जितनी हुकूमत फौज ने की है शायद ही किसी ने की हो। और ये बात मैं सन 47 से ऑनवर्ड्स नहीं कर रहा, मतलब मुगलों के पास जो हुकूमत थी वो भी फौज की हुकूमत ही थी। और ओपरा विनफ्री के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनका जो फेक अकाउंट था उस पर एक्टिविटी ज्यादा थी, उनकी पिक्चर ज्यादा अपलोड हुआ करती थी बनिस्बत असली अकाउंट के। तो क्या ओपरा विनफ्री ने कभी तरदीद नहीं की कि ये मेरा अकाउंट नहीं है? उनको मजबूरन करना पड़ी। तुरफा तमाशा ये है कि एक साहबा चंद दिन पहले वो खामखा बरहम होने लगी मेरे पे। उन्होंने मुझे SMS किया कि आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो मैं क्यों फॉलो करूं इसे? ये आपकी तस्वीर आप देख नहीं रहे? ये जिसने भी खोल रखा है एक फजूल हरकत की, तो वो कहने लगी कि ये मैंने खोल रखा है, ये मैं इसको ऑपरेट करती हूँ और मैं इतनी मुश्किल से तस्वीरें इकट्ठी करती हूँ, अपडेट्स लेती हूँ, आपको तो चाहिए इसको ऑन करें। तो मैंने फिर जो है ना उसका जवाब देने की बजाय ब्लॉक करना मुनासिब समझा। जफर इकबाल साहब का शेर याद आ रहा है कि मैं तो उसके एक लम्हे का रखता हूँ शुमार, मैं तो उसके एक लम्हे का रखता हूँ शुमार, और मेरे हाले दिल से बेखबर कैसा है वो। सर इन्हें तो कोई इलाज नहीं कि इन्हों के खिलाफ कोई एक्शन लवे। हमारे अपने खबरदार के लातादाद पेजेस खुले हुए हैं, अब किस किस के पीछे जाएं? सर वैसे लोगों की इतनी जुर्रत कैसे हो सकती है? क्यों, ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। और वंस अगेन किस कदर हैरत की बात है कि किसकी तरफ से आया है वो इसलिए कि जब आप कानून की धज्जियां बिखेरते हैं, मतलब कवानीन मौजूद है, आप उस पर अमल नहीं करते। हमारे मुल्क में रिवाज एक तरह से पड़ चुका है कि एक शख्स कानून शिकनी करता है, लिख के कोई काम करके उसके नीचे एक फिक्रा लिख देता है, वो जो आमतौर पे पढ़ा नहीं जाता, लेकिन वो कहना यही चाह रहा होता है कि कर लो जो करना है। तो इस पे भी आप कर लें जो करना है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा आप कर क्या सकते हैं? मतलब आपकी सुनवाई कहां तक होगी? आप अदालत चले भी जाएं तो अदालतों में इस कदर काम ज्यादा पड़ा है और इससे कई गुना ज्यादा अहमियत की चीजें मौजूद हैं। आपने चंद दिन पहले गुफ्तगू नहीं हमारी सुनी थी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रेफरेंस है कि जितना बैकलॉग इकट्ठा हो चुका है, जितना काम है, अगर हम रूटीन से करें तो 325 साल रिक्वायर्ड है इस सारे मामले को क्लियर करने में। तो उसमें इस केस को कौन सुनेगा? मिर्जा साहब ने भी ट्विटर बनाया सी सर। अच्छा जी, तो इन्होंने पै गया। आपका मेरा भी फेसबुक अकाउंट है। अच्छा, मैंने देखा नहीं आज तक। इन्हें फोटो लंगूर दी लाई है। यार ये लंगूर से एक बड़ी खतरनाक बात याद आ गई। ये दसो नहीं, फिर करेंगे किसी। हाय हाय तुसी कहो ना जरा, ताड़े ते दोस्त ने। हाँ तुसी कहो शायद तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश समझ के दस दें। ये जिस तरह कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना, मुर्गियों के लिए नहीं इस्तेमाल होता कि फ्लॉक ऑफ चिकन्स, हर्ड ऑफ काउज, इसी तरह प्राइड ऑफ लायंस, मतलब जो इनका ग्रुप होता है उसको प्राइड कहते हैं। ये नहीं कहते कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ लायंस, को प्राइड का नाम दिया जाता है कि ये प्राइड है। आप हैरान होंगे कि लंगूर के लिए या उल्लू के लिए, उल्लू आउल या लंगूर बबून, बबून को कहीं पूरी दुनिया में कोई पसंदीदा जानवर नहीं समझा जाता। ये सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, इंतहाई अनइंटेलिजेंट होते हैं, बड़े वहशी होते हैं और कोई चीज छोड़ते ही नहीं, जो मिले चट कर जाते हैं। इसके क्लस्टर को, ग्रुप को पता क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। इसके लिए लफ्ज है पार्लियामेंट। सर हर पास यही हाल है। अब होगा ऐसा ही, लेकिन आउल के बारे में कहते हैं कि जो आउल्स का एक गौल है, गौल, उसको कांग्रेस भी कहते हैं, द कांग्रेस ऑफ आउल्स। क्लस्टर एक बहुत बड़ा जब हो इनका तो इसको पार्लियामेंट ऑफ आउल्स भी कहते हैं। अच्छा जनाब, अगला सवाल इंतहाई इख्तिसार से। आफ्ताब साहब, आपको अपना कौन सा सेगमेंट सबसे ज्यादा पसंद है? अब सेगमेंट्स बेशुमार हैं। मुझे वो जो खान साहबान है, जहां पर चौधरी आता है और जहां पर हमेशा कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही होती है, बल्कि देखा जाए तो बड़ा सिंबॉलिक है कि जिस तरह का वो बूढ़ा खान साहब है ना, वो और उसके नखट्टू बच्चे, ये हमारे माशरे की इस कदर शानदार अक्कासी करते हैं कि होता सोता सब कुछ, इंतहाई हुनरमंद होने के बावजूद बस चारपाई है, रजाई है, बातें हैं और गैर जरूरी बकवास है। ये सारा कुछ है। लेकिन मुझे ये खान साहबान यहाँ वाले भी बड़े पसंद हैं, जो दो भाई ने ये किया, भाई ने हमारे लिए वो किया। हाउएवर, मेरा मोस्ट फेवरेट है ये जो फिल्म, किताब और लोग है। एक तो इसका कैनवस बहुत वसी है, इसमें हम फिल्म भी कर लेते हैं, पैरोडी भी होती है, ओरिजिनल फिल्म भी होती है, फिर लोग है, फिर किताब है। इस एक सेगमेंट में 3 सेगमेंट्स जो हैं वो समोदी हैं। तो इस हवाले से जो अब तक की बेस्ट फिल्मी पैरोडी है वो शोले है।
मैं ये बार बार देखता हूँ और बहुत एंजॉय करता हूँ, और ये बड़ा रेयर होता है कि एक चीज आप क्रिएट कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं, उसको एडिट भी कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। और खास तौर पर ये जो पिछली दफा हमने जो ट्रेन वाला सीक्वेंस किया है और इसमें 2-3 नए कैरेक्टर्स आए, तो मैं जाती तौर पे इसे बहुत पसंद करता हूं। आफ्ताब, मेरी भी एक राय है। अच्छा सर, जो बेस्ट फिल्म हमने अभी तक की है वो टाइटैनिक है। हालांकि टाइटैनिक में तुम्हारा को बड़ा लंबा चौड़ा रोल नहीं था, इससे कई गुना ज्यादा अच्छा काम तुमने दी मम्मी में किया था। मतलब आप इसमें मम्मी बने थे। और कैसी बात है, आपको बनना भी नहीं पड़ा। सर, अब तक यूं मिर्जा का बेस्ट काम आपको कौन सा लगा? ये जो हमने एक पैरोडी की थी ना, गवर्नर सिंध मरहूम अल्लाह गरी के रहमत करे, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, जी जी, वो इनका करियर बेस्ट। ये अलग बात कि हमें नोटिस सर्व कर दिया गया था, ये आपने क्या किया। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि मकसद हमारा गवर्नर साहब का तमस्खुर नहीं था, हुकूमत पे तनकीद थी, और वक्त ने साबित किया कि हम ठीक कह रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि उनका टाइमलाइन कुछ चेंज हो जाता, जो उनकी डेट मुकर्रर थी वही, लेकिन उनकी जिंदगी के आखिरी अयाम कंफर्ट में गुजरने चाहिए थे, बजाय इसके कि आपने शदीद हैसल में मुब्तला कर दिया उन्हें। जावेद साहब, आपको कोई फिल्म पसंद है? ये आपके साथ पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं? हाँ जी, ओकाड़ा कैंट। जावेद साहब की मैं सीरियसली बता रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं है यार। मैं एक बहुत सीरियस बात, इनकी इंटेलेक्ट का आलम यह था कि 2 स्टेशन कमांडर्स के साथ इनकी गपशप होती थी, और दोनों बड़े अहम लोग, एक तो COS बने पाकिस्तानी फौज के जनरल असलम बेग मिर्जा, और दूसरे थे नसीरुल्लाह बाबर। हमारे स्कूल के बिल्कुल सामने एक ऑडिटोरियम हुआ करता था, उसका नाम था बाबर ऑडिटोरियम, वो जनरल बाबर की वजह से। फिर एक थे जनरल के आफरीदी, खुशदिल खान आफरीदी। शिकार का शौक है कि नहीं? ऐसा वाहियात जा काम है। शिकार से मौसूफ मुतनफ़र है बाकायदा, लेकिन मेरे पास इब्तदान गन नहीं होती थी, मैं इनकी गन लेके जाया करता था। इन्हें को पिस्तौल सी? पिस्तौल नहीं थी, गन थी। आफ्ताब साहब, इन्होंने बांह पे बिठा के छड़ दो। अच्छा, शिकरे को इस तरह नहीं छोड़ते। क्यों? को झंड मारता, वो मारता भी है इस तरह। आपकी थ्रो अच्छी नहीं है, ये है थ्रो। जवेद साहब इंज सुटते सन, जवेद साहब अमृतसर तो लभते सन। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, लड़ाई हो रही है, अचानक मेरा ध्यान पे आ इस पे, मैं कहा जिमी दा विच है ही कोई नहीं, किधर चला गया? ये ट्रक ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਬੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ। और फिर वो बाइक कल्ला सी ते मैं कल्ला सी, उन्हें सड़क ते मैनू इंज मारिया। अच्छा, उत्थे बंदा छडाण वाला तो है कोई नहीं सी, जदों थक जांदा सी ना मेरे को घुटांदा भी सी, जिले फ्रेश हो जांदे फिर मैनू फड़ लैंदा सी। वेलकम बैक। जी जनाब, खबर है कि ब्राजील में भूत बनकर वारदातें करने वाला गिरोह गिरफ्तार। ये बड़ा खतरनाक और बड़ा टेक्निकल गिरोह, 3 महीने लगे हैं ब्राजीलियन इंटेलिजेंस को इसे गिरफ्तार करने में, पकड़ने में, और ये बड़ी महारत के साथ लोगों को लूटा करते थे। इन वारदातों में बहुत से लोग शदीद जख्मी भी हो चुके हैं। मसलन सर तरीका की सी? तरीका ये था कि ये हाईवे के ऊपर किसी ऐसे मकाम पे खड़े हो जाते जहां टर्निंग होती, जहां वैसे ही स्पीड कुछ स्लो कर ली जाती, या जहां कोई ओट मिल जाती किसी चीज के पीछे खड़े होकर। तो ये अपनी वारदात क्या किया करते थे, जिस तरह ये कैमकॉप्टर नहीं होता, ये ड्रोन कहते हैं, जो कैमरा ऊपर लग जाता है, उड़ता है जड़ा। जी जी, तो ड्रोन का वो छोटा वर्जन लेकर उसके ऊपर भूतों का लिबास पहनाकर, जैसे कोई गोस्ट होती है, जैसे कोई चुड़ैल होती है, वो दूर खड़े होकर उसको ऑपरेट करते, तो वो यूं यूं करके सड़क पर आ जाता, और इनके ऊपर इस तरह बड़े बड़े बाजू, बड़ी बड़ी टांगे। तो आम तौर पे लोग चीखे मारते, गाड़ी साइड पे करते, उसके डर से भाग जाया करते निकल के। ये फिर उन सबको तसल्ली के साथ लूटा करते, गाड़ी की एक एक चीज निकाल लिया करते थे, या फिर कोई तेज भगाने की कोशिश करता तो आगे इन्होंने रुकावटें खड़ी की होती, जिसमें फिर वो लगता, दरख्त में लगता, खंबे में लगता। बहुत से लोग शदीद जख्मी हो चुके, बड़े टेक्निकल टिके इतने। साथ ही साथ बहुत ह्यूज किस्म का साउंड सिस्टम भी नस्ब किया होता था। नाच के लिए उठते सर? नहीं 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 नहीं, उससे बड़ी डरावनी आवाजें निकला करती। ये ढाका में एक शख्स कुछ अरसा पहले मम्मी बन के, वो दी मम्मी फिल्म नहीं देखी, लाश जी, तो उसमें पट्टियों से अपने आप को बांध कर बड़ा खौफनाक सा बन के दुकानों पे जाके बाकायदा भत्ता लेता था। इस्लामाबाद में
रावल डैम के करीब एक ग्रुप था, वो भी यही कुछ करता था। पकड़े जाने पे उसने कहा जी हम तो सिर्फ डराते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसे ही डराते होंगे, अभी उन्होंने वारदात करनी होगी। इस्लामाबाद जरा सर्वेलेंस ज्यादा है, फिर ये इलाका भी वही, तो जल्दी पकड़े गए। वो कैसे अगर कोई अपनी खुशी से दे जाए तो कोई बात नहीं। फिर बरतानिया में ये ट्रेडिशन है, और खास तौर पे लंदन में, कि शादी को यादगार बनाने के लिए उसमें जन्नात आते हैं, भूत आते हैं, भूत के कॉस्ट्यूम में। तो हैलोवीन पे नहीं होता जी जी जी, और अक्सर इनविटेशन पे लिखा होता है कमजोर दिल हजरात और बच्चे सहमत ना करें, क्योंकि खाना थोड़ा है। शहजादा चार्ल्स भी अपनी शादी ते भूत ना बनया सी, और इन्हों किसी गेटअप की जरूरत भी नहीं पई। इसका क्या मतलब? वो बढ़िया बनाया सी। लेडी जी है ना एवं नहीं दौड़ी, उन्हें शहजादे ਨੂੰ गौर ना वेख लिया सी। तो कमीला पार्कर है जो, ये क्यों नहीं डरती? ਉਹਦੇ ਕੋਲ शहजादा डरदा सर। क्यों? वो आप चुड़ैलर की हैं। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੱਲ ਆ ਜਾਵੀਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ सर, ਇਹ ਤੇ इंडिपेंडेंट फकीर लग रहे हैं। ये जो आगे बैठे हैं ना, ये भूत बन के डराते हैं, और वो जो पीछे पार्टी बैठी है बेचारे मासूम, वो इनके विक्टिम्स हैं। ये मेरा ख्याल सेंटर वाले ਨੂੰ कैमरे ਤੇ बिठाते होंगे। ये सेंटर वाला सबसे डरावना लगता है जब मैंने इनकी तस्वीरें देखी। क्या नाम क्या तुम्हारा? जिमी द गोस्ट। क्या नाम है? जिमी द गोस्ट। ये अपने नालदियां को भी डरा के डकैती कर लेंदा। और तुम कौन हो? इम्मी द विच। और तुम कौन हो भाई? असल तो मैं सारी वर्कशॉप का मालिक हाँ। और ये तुमने कोई फैशन कर रखा है ऐनक लगा के? नहीं नहीं, अखा बनवाई ने मैं। क्या हुआ, क्या था भाई? सर गड्डी लेके जा रहा सी रोड ते। अच्छा। ऐसे करके मेरे सामने एक बंदा उतरिया है। किस चीज से? पता नहीं किथों उतरिया, बस उतर पिया एकदम। मैं गौर ना वेख्या, ना उदियां लत्तां ना उदियां बाहां, ऐसे करके अजीब जिहा। मैं गड्डी दी ब्रेक लाई ते गड्डी चों दौड़ लाती है। फिर मैं बेहोश हो गया, ये मैनू लै गया, इन्हां मैनू बन लिया। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਲੇ ਬੰਨਿਆ ਨਾ ਉਸਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਭੂਤ ਨਾ ਉਹ ਹੈ, ज़ाहिर लग रहा है ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। और ये जवानी च भी इस तरह दे सन। ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਆਦਾ ਹੈ ਪਤਾਇਸ਼ੀ ਹੈ ਜਨ। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ। यानी तुम्हारी दादी? यकीन करो जिस दिन जम्मे ना दादी दी अम्मी भी नस गई सी। ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ और डॉक्टर इकट्ठे दौड़े ने। दौड़ना उन्होंने वैसे सी, ਇਹਦਾ तो सिर्फ बहाना सी। अच्छा यार बताओ, तरीका वारदात क्या है? सर तरीका वारदात है, गड्डी आ रही हो ना, असि आइटम पेश करते हैं। आइटम पेश करते हैं? हाँ जी। क्या? हम्पा हम्पारे हम्पा हो, हम्पा हम्पारे हम्पा हो, हम्पा हम्पारे हम्पा हो। अच्छा ड्राइवर की चीख उदों निकलती है ਜਦੋਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, और जब दरमियान वाले पे ध्यान पड़ता है फिर गड्डी ਦੀ ਚੀਖ निकल ਜਾਂਦੀ है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। हम्पा हम्पारे हम्पा हो, हम्पा हम्पारे हम्पा हो, हम्पा। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਦਾ डांस डायरेक्टर मैं हां, दूसरे ਤੇ आ जाओ। हम्पा हम्पारे हम्पा हो, हम्पा हम्पारे हम्पा हो, हम्पा हम्पारे अच्छा हम्पा इस काम हो। ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ हैं। एक दिन सारा ड्रोन खराब हो गया ते गाहकी आखे मैं आज ही हां। अच्छा। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। फिर ड्रोन का मुतबादिल कैसे बनाया? ਅਸੀਂ ਅੱਬੇ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰਲੀ ਬੰਨੀ। अच्छा। मैं सिर्फ अग लाइए, अब्बा जी अगले दिन चंद तो लब्बे। ਉੱਥੇ ਚਰਖੇ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਨੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਸਨ, और शुरली ना कुटन ढई सी। ਉੱਥੋਂ ਆਖਣ ਜੀ मैं थले जाना ही नहीं। फिर कैसे आया नीचे? फिर बेबे होਰਾਂ ने उत्तों शुरली बन्नी। यानी अम्मा ने? अम्मा ने। अच्छा भाई आप इकट्ठे हैं या अलग अलग लूटे गए हैं? जी लहदा लहदा आया तो पता नहीं कौन ने। वो कल्ला है, पिछलियां दो भैनां ने। हुआ क्या था भाई, आप बताएं अपना वर्जन। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक हम दोनों मियां बीवी हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਮੀਆਂ ਕੌਣ ਹੈ? मैं हूं। ਇਹ बीवी जे। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜਿਸਲੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸੀ। कौन, किसकी बात कर रहे हो? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ वो बीवी है। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਇਹ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਲੁੱਟੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਘੋਸ ਲੁੱਟਣ ਡਏ ਨੇ। वैसे मैंने तेरा अब्बा बीमार लगता है। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਪੇਟੀ ਕਢਾਉਣੀ ਹੈ। अच्छा भाई वैसे तो ये निहायत वाहियात और घटिया काम है जिसका तुम इर्तिकाब करते हो, लेकिन ऐसे ही अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं हम कि अगर कोई बंदा गाड़ी खोले ही ना, गाड़ी में ही बैठा रहे, तो क्या करते हो? ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ। क्या करते हैं? ਇਹ ਸਲੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ और ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ खोल। अच्छा कभी ऐसा भी हुआ कि आगे से कोई मार पड़ी हो, कोई रेजिस्टेंस हुई हो? एक ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸੇ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। अच्छा। उसी बाउंसर, ये जो बार्स में बाउंसर होते हैं। हाँ जो बंदा टुन होता चुक के बाहर नहीं सुटते।
ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਓਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉੱਡ ਵੀ ਦੰਦੀ ਐਸੀ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿੰਮੀ ਦਾ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜਾ ਓਏ ਵਿੱਚ ਮੁਅੰਨਸ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਿੰਮੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿਸकी ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਹੀ ਐਡੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਠੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ गाली दे दी होगी उसे ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਕੱਢੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ फिर क्या इसने कहा क्या ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਐਡਾ ਮਰਦ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕੱਲਾ ਸੀ कैसा है वो क्या यानी वो अकेला था तुम थी ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਿਆ ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ यानी ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚਪੇੜ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ क्या हो गया थे ਫੌਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਐਟਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ किस पे ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਮੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ जिम्मी तो ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ है ही कोई ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ किधर चला गया ਇਹ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ और फिर वो भाई कल्ला सी तो मैं कल्ला सी उन्हें सड़क ते मैनू इंज मारिया नहीं तो तुम्हारे अब्बा जी ने हेल्प नहीं की वो तो पहले फौत होए पैसी अच्छा वो जो आइटम करता है हाँ जी मैं अब्बा जी दे कान कोल जाके आख्या मैं कहा तुहाडियां भी आइटमां नहीं मुकदियां ए भला वेला फौत होंदा है अच्छा उत्थे बंदा छडाण वाला तो है कोई नहीं सी अच्छा जदों थक जांदा सी ना मेरे को घुटांदा भी सी जिले फ्रेश हो जांदे फिर मैनू फड़ लेंदा सी अच्छा विचू मैं बेहोश हो गया अच्छा उन्हें मैनू घुटना शुरू करता यानी दबाना शुरू कर हाँ जी थोड़ी देर बाद मैं फ्रेश हो गया मैं उन्हें कहा भाई बड़ी मेहरबानी उन्हें फिर मैंने बचा लिया भाई एडा वेला सी वो अच्छा वो मैंने कोट रहा सी अब्बा जी हौली हौली ना सलनसर दे विच वड़ रहे ने अच्छा इन्हां दी लत्तां बाहर सन मैं इशारा कीता उसे बताया मैं कहा मैं नजायज मर जांदा गरीबां नू असल फनकार ते वड़िया जांदे उन्हें अब्बा जी नू सलनसर समेत कटिया विच अब्बा जी नू लत्तां मारन सलनसर दे विच इंज जिवें पैप विच चूही नहीं फसी हुंदी तो जी नज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर